स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव पटना शिक्षक मानिए, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। इनका सवाल है और श्री सुनील कुमार मानिए मंत्री शिक्षा बिहार, वो जवाब देंगे। क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे? क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व की अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? इन्होंने जवाब दिया है शिक्षा मंत्री ने कि वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान अनुच्छेद 309 परंतु अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। यह नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं, जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सभी जिला। विषय 29 और 48 विद्यालयों में कौन कौन से विद्यालय एक ही कैंपस में 1 से 8 एवं 9 से 12 संचालित है, जिसकी सूची उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय अंकित करना है कि पीएम श्री योजना अंतर्गत बेंचमार्क बनाने हेतु 29 और 48 से विद्यालयों की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया 2 दिनों के अंदर संलग्न सूची में कौन कौन विद्यालय एक ही कैंपस में 1 से 8 एवं 9 से 12 संचालित है, जिसकी सूची हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी, है ना, यह जीमेल पर उपलब्ध कराने की कृपा करना है। विश्वासभाजन योगेंद्र सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, उनका हस्ताक्षर है। तो इस रिपोर्ट को भेजना है जल्दी से जल्दी। डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम महत्वपूर्ण तिथियां, अंतिम तिथि है 5 फरवरी 2025। आवेदन शुल्क समान ईडब्ल्यूएस बीसी को 960 रुपया लगेगा, एससी एसटी दिव्यांग को 770 रुपया लगेगा। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है तो मैट्रिक अंक पत्र, मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर सहित प्रमाण पत्र, एनसीएल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे आपको। और आपको बता दूं कि 120 नंबर का क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का होगा, जिसमें से 30% और 35%। 30% लाना है ईबीसी और उससे नीचे वाले कैटेगरी को, और सामान्य वाले को 35% अंक लाना है 120 में से। नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। हालांकि यह पेंशन कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान हुए प्रमोशन एवं सैलरी बढ़ोतरी पर निर्भर करती है। पेंशन की गणना का फार्मूला, रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी निकालें, इस औसत सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उससे 25,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी 15 साल तक काम किया है तो उससे 15,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी 10 साल किया है तो 10,000 से ज़्यादा उनको पेंशन मिलेगा। पेंशन में समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन 60% हिस्सा मिलेगा, 60% हिस्सा। यह पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत दी जाती है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।